पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, बल्कि कुछ चिताओं को तो आग भी नहीं दी जा सकी थी कि इस घटना को वोट में बदलने की कोशिशें शुरू हो गई। घटना के 45 घंटे, सिर्फ 45 घंटे बाद प्रधानमंत्री यही कर रहे थे। वैसे कोशिशें तो घटना के कुछ देर बाद ही शुरू हो गई थी। धर्म पूछा जाति नहीं, इसी तरह की कोशिश थी। यानी कि कथित रूप से धर्म पूछकर हैवानों ने जो टोन फिक्स की थी, सत्ता लोलुपों ने उसी टोन को आगे बढ़ाया। बल्कि इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि देश में पिछले कुछ सालों से नफरत का जो एजेंडा चलाया जा रहा है, आतंकवादियों ने उसे ही आगे बढ़ाया। मैं यहां संयोग है या प्रयोग जैसे जुमले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि सत्ता पाने के लिए इस देश में जो नफरत बीजेपी आरएसएस पिछले सालों से फैला रही है, पहलगाम में दरिंदों ने उसे ही आगे बढ़ाया। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहलगाम के बाद जितनी सूचनाएं आई हैं और आ रही हैं, उन्हें कहां से समेटना शुरू करें यह तय करना कठिन काम है। मुझे लगता है यह वीडियो पहलगाम के बाद उत्तराखंड में दिए गए नफरती बयानों से ही शुरू करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड को हाल के सालों में नफरत की प्रयोगशाला बना दिया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द तो इस राज्य के मुख्यमंत्री के भी सबसे पसंदीदा शब्द बन गए हैं। ऐसे में नफरत और घृणा फैलाने का कोई मौका भला इस राज्य में कैसे छोड़ा जा सकता है। पहलगाम घटना के दूसरे दिन देहरादून में हिंदू रक्षा दल नाम के किसी संगठन ने हत्यारे दरिंदों द्वारा दी गई लाइन आगे बढ़ाने की कमान संभाली। एक वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि कल सुबह 10 बजे के बाद यदि कोई कश्मीरी छात्र देहरादून में दिखा तो उसके साथ वही किया जाएगा जो किया जाना चाहिए। देहरादून पुलिस ने हालांकि वीडियो और इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी, लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह से नफरत फैलाने वालों की सजा बस इतनी है कि उनकी पोस्ट हटा दी? यदि देश में संविधान का राज है और देश कायदे कानूनों से चलता है, तो फिर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इस तरह की धमकियों के बाद कई कश्मीरी छात्र छात्राएं देहरादून छोड़कर चले गए हैं। हम क्यों न माने कि इस तरह की धमकियां देने वाले भी आतंकवादी हैं। दूसरी बात, पहलगाम में वे वहशी दरिंदे कितने थे, 4 या 5? और वहां उस वक्त कितने पर्यटक थे? करीब 2000। 28 को दरिंदों ने मार डाला, बाकियों को किसने बचाया? उन 4 वहशियों के कारण पूरे कश्मीरियों को गुनाहगार मान लिया गया और 1972 को बचाने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। वाह रे धर्म रक्षकों! कश्मीर से आने वाले वीडियो देखे हैं तुम धर्म रक्षकों ने? एक घोड़े वाले ने तो पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो नहीं दिखा तुम्हें। बैसरन से करीब 5 या 6 किलोमीटर नीचे है पहलगाम, पैदल रास्ता है। घोड़े खच्चर नहीं मिले तो वहां के मुसलमान पीठ पर लादकर लोगों को पहलगाम लाए। वीडियो देख लीजिए। बैसरन में हमले की सूचना पहलगाम पहुंची तो वहां के लोग पर्यटकों को अपने घर ले गए। पहलगाम का एक एक निवासी पर्यटकों की हिफाजत के लिए आगे आ गया। जिससे जो मदद हुई उसने की। किसी ने पानी की बोतलें बांटी तो किसी ने बिना पैसे लिए खाना खिलाया। टैक्सी वालों ने यह कहकर पर्यटकों को अकेला नहीं छोड़ा कि यदि कोई बात हुई तो पहले हम मरेंगे। तुम्हें वो सब दिखाई नहीं दिया, क्यों? ये सब तुम्हें दिखाई भी कैसे देता?
तुम्हें चारा पानी ये सब न देखने के लिए तो मिलता है, देख पाते तो तुम्हें कश्मीरियों का समर्पण भी नजर आता, देख पाते तो तुम्हें आदिल शाह का बलिदान भी नजर आता, देख पाते तो तुम्हें श्रीनगर में एयरपोर्ट जाने वालों के लिए मुफ्त ऑटो सेवा भी नजर आती, देख पाते तो तुम जरूर देखते कि किस तरह से वहां मुसलमान देर रात तक सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, देख पाते तो तुम ये भी जरूर देखते कि इस घटना के विरोध में अगले दिन किस तरह कश्मीर पूरी तरह बंद था, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दिया। सच्चाई तो ये है कि तुम ये सब देख लेते तो तुम्हारा चारा पानी बंद हो जाता, तुम अपने अन्नदाताओं की पार्टी के अरविंद अग्रवाल तक को नहीं देख पाए जो जान बचाने के लिए नजाकत भाई का एहसान मान रहा है। दरअसल पहलगाम में हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, वहां के लोगों की रोजी रोटी पर भी हुआ था। जरा ये वीडियो क्लिप देखिए और कश्मीरियत को महसूस करने का प्रयास कीजिए। बहुत कोऑपरेट किया है और सच मानिए तो उनकी मेहमान नवाजी देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना ज्यादा हम इमोशनल हो गए हैं, उनकी मोहब्बत के कायल हो गए हैं। इतनी मोहब्बत कल से आज तक लोगों ने पहलगाम के अंदर हमें दी है, पूरे रास्ते के अंदर हमें दी है। जो लोग ये बात समझ कहते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद हमारे परिवार के लोग जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत ये कश्मीर के लोग हमसे करते हैं, जबकि ये हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन ऐसी मोहब्बत है कि गाड़ी में अंदर हमें जबरदस्ती खाने पीने की चीजें दे रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से जैसे भी चाहते हैं जाइए, और अगर आपको कोई बात होती है तो आपसे पहले हम गोली खाने को तैयार हैं। कश्मीर की आवाम बिल्कुल भी ऐसा मजहबी रंग कश्मीर में हमने कई लोगों से पूछा है, लेकिन ये किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को नहीं जानते, ये सिर्फ इंसानियत की परिभाषा को जानते हैं। में जिन लोगों की ये भ्रांति है कि कश्मीर के लोग मजहबी होते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये मीडिया अगर इस बात को फैलाती है तो ये गलत तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज को। यहाँ के लोगों में ऐसी भावना बिल्कुल नहीं है, ये केवल इंसान को जानते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों के अपराध के लिए पूरा कश्मीर दोषी नहीं हो जाता रक्षा दलियों। एक उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड का एक आदमी है, उसका नाम सभी ने सुना है, मैं यहां उसका नाम नहीं लूंगा। वह अपने गांव और आसपास के गांवों में लोगों के बर्तन चुराकर बेचता था। गांवों के पुराने लोग अब भी उसे बंटा चोर कहते हैं। बंटा मतलब पानी लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पीतल की गगरी। तो ये बताओ कि उस एक आदमी के बंटा चोर हो जाने से क्या पूरा उत्तराखंड बंटा चोर हो जाएगा? नहीं ना। तो भाई कुछ दरिंदों के कारण पूरा कश्मीर और कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी कैसे हो गया? बंटा चोर का उदाहरण इसलिए दिया कि वह आज उत्तराखंड में नफरती जमात का एक बड़ा चेहरा है। धर्म पूछकर गोली मारने वाले दरिंदों और दरिंदों की करतूतों के बहाने कश्मीरियों को वापस जाने की धमकी देने वालों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का। दोनों को इंसानियत से नफरत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सहयोग देने के लिए मैं समदर्शी बटवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। पहलगाम में हुए हमले के तुरंत बाद या कुछ देर बाद बीजेपी ने क्या किया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। धर्म पूछा जाति नहीं का स्लोगन चलाया, यानी कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो लाइन खींची थी उसी को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे 2019 में। उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे। पहलगाम की घटना के बाद भी करीब करीब ऐसा ही हुआ। बिहार में चुनाव हैं तो नरेंद्र मोदी कश्मीर जाने या दिल्ली में पहलगाम की घटना को लेकर हो रही सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बजाय पहुंच गए बिहार के मधुबनी में और पाकिस्तान का नाम लिए बिना मार देंगे, काट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे जैसी चेतावनियां दी। जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए बाकायदा अंग्रेजी में भी चेतावनी दी गई।
soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. लेकिन पहलगाम की मौतों पर वे वास्तव में कितने गंभीर हैं, भाषण से ठीक पहले उसी मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी चुहलबाजी का ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3 केंद्र सरकार ने इस बीच पाकिस्तान को कथित रूप से सबक सिखाने के लिए कई फैसले लिए हैं। मेरी समझ से उन फैसलों पर भी एक नजर डालनी चाहिए। पहला काम यह किया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। इसके बाद पाकिस्तान में हमारे कर्मचारी भी कम होंगे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। बाघा बॉर्डर पर परेड बंद करवा दी। इससे तो हमारे पर्यटन पर ही फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कह दिया कि सिंधु का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। मीडिया ने भी बता दिया कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, उसकी खेती तबाह हो जाएगी, वगैरह वगैरह। वैसे ये बात तो पुलवामा हमले के बाद भी कही गई थी। चलिए फिर से बता दीजिए कि सिंधु का पानी आप रोकेंगे कैसे और रोककर उस पानी को कहां भेजेंगे। एक प्राकृतिक नदी का रुख बदल देना इतना आसान समझ रखा है कि बात बात पर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है। दरअसल यह सिर्फ हम लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। सिंधु का पानी रोकना संभव ही नहीं है किसी भी हालत में। हो सकता है आने वाले दिनों में 2019 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कुछ कर दी जाए और बिहार चुनाव में वोट बटोर लिए जाए। सर्जिकल स्ट्राइक टाइप इसलिए कह रहा हूं कि 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों को घर में घुसकर खत्म करने की बात कही गई थी, तो फिर वे कहां से आए। वैसे 2019 में उस सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया में ज्यादातर देश आज भी सच नहीं मानते, पर हम सच मानते हैं। लेकिन सवाल है कि इससे पाकिस्तान का बिगड़ा क्या। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।